नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। कल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग हुई राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में और 2.28 लाख करोड़ के यानी 2,28,000 करोड़ के प्रपोजल्स जो थे वो पास कर लिए गए। वैसे ये बताया जाए कि आज तक के इतिहास में 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष है, वो डिफेंस मिनिस्ट्री और मिलिट्री हिस्ट्री में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा कैपिटल एक्विजिशन के मामले में, क्योंकि इस वर्ष उन्होंने एक रिकॉर्ड 6,73,000 करोड़ के अप्रूवल ऑफ नेसेसिटी दिए हैं। 6,73,000 करोड़ का मतलब होता है $7 बिलियन से ज़्यादा, $7 बिलियन। तो सॉरी, गलत बोल गया, $70 बिलियन। ये है $70 बिलियन। ये $70 बिलियन जो है, ये पाकिस्तान के जो रक्षा बजट है उसका लगभग 9 गुना है। आप उसी से समझ जाइए, उनका जो पूरा रक्षा बजट है और हमारा केवल कैपिटल आउटले, मुझे समझिए कि उसका 9 से 10 गुना है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसमें जो आइटम्स आए हैं वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक भी है और कुछ तो ऐसे हैं जो पुराने जो हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वगैरह थे उनको रिप्लेस करने के लिए हैं, क्योंकि हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट काफ़ी पुराने। आप देखिए कि ट्रांसपोर्ट हमारे जो बल्क ऑफ द ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो कौन है? वो है IL-76 और AN-32। दोनों सोवियत इरा के ट्रांसपोर्टर्स हैं और बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट भी नहीं करते हैं। वहाँ देखिए, IL-76 की कैपेसिटी लगभग 42 टन है और AN-32 की तो बहुत ही कम है, हो तो 20-25 टन के कैटेगरी में आते हैं। मज़े की बात यह है कि जो हमारा जो सबसे हेवी एयरक्राफ्ट है, सबसे ज़्यादा लोड कैरी करने वाला एयरक्राफ्ट है, वो लगभग 77 टन का है। 77 टन लोड कैरी करता है, वो है C-17 ग्लोब मास्टर। ये 4 इंजन का जेट एयरक्राफ्ट है, US का बनाया हुआ, और इसके हमारे पास केवल 11 हम ले पाए हैं और हम चाहते हैं कि और बनाएं, लेकिन ये C-17 की पूरी असेंबली लाइन ही डिसमेंटल कर दी गई। तो अब हमारे पास जो है वो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक्वायर करना है हमको। तो हम मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक्वायर करने वाले हैं। कौन से हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि S-400 की जो दो बाकी जो रेजिमेंट बची हुई है उनमें से एक अगले महीने ही आ रही है और उसको वेस्टर्न फ्रंट पे डिप्लॉय किया जा रहा है। और हाँ, अब हमारे S-400 के हम 5 और लेने जा रहे हैं, या 5 और लेने जा रहे हैं। 5 और S-400 लेने की AON दे दी गई। फिर एक और जो महत्वपूर्ण इसमें जो है वो बात है, वैसे तो काफ़ी और भी है, छोटे और भी हैं। आप देखिए कि एक घातक UAV जो है वो बॉम्बर है, UAV बॉम्बर है, और वो हमारा जो कावेरी इंजन है, लोकल जेट इंजन है, वो कावेरी इंजन से चलेगा। कावेरी इंजन जो है वो थ्रस्ट दे रहा है, जो उसके ड्राई थ्रस्ट जितना है उसकी इतनी की आवश्यकता है उसको, लगभग 48 किलो न्यूटन, और उससे ये घातक UAV चलेगा। और ये घातक UAV ये कामिकाज़े नहीं है, ये जाएगा और वापस आ जाएगा। और ये घातक UAV जो है, जो हमारा AMCA होगा 5th जनरेशन वाला, उस AMCA के साथ में मैंड अनमैन्ड टीमिंग के साथ में भी चला करेगा। तो ये एक बहुत ही एडवांस UAV है जिसके भी अप्रूवल ऑफ नेसेसिटी दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो बड़ा डेवलपमेंट है वो ये है कि यद्यपि वो अभी AON की स्टेज पे नहीं आया है, लेकिन उसके बारे में बात करनी अत्यंत आवश्यक है। वो है हमारा ब्रह्मोस 800 किलोमीटर रेंज। तो ये जो ब्रह्मोस 800 किलोमीटर रेंज है वो
आर्मी द्वारा अक्वायर किया जा रहा है। आर्मी इसको सबसे पहले ले रही है क्योंकि ये ग्राउंड टू ग्राउंड मोड में आर्मी के लेने के लिए तैयार। ब्रह्मोस के बारे में बताया जाता है कि ब्रह्मोस जब बनाई गई थी तभी वो 800 किलोमीटर की केपेबल थी, लेकिन चूंकि उस समय हम MTCR रेजीम में नहीं थे, मिसाइल टेस्ट कंट्रोल रेजीम होती है एक, वो मिसाइल टेस्ट कंट्रोल रेजीम में हम सदस्य नहीं थे, तो जो MTCR में जो लोग नहीं थे उनके ऊपर पाबंदी थी कि वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी की क्रूज मिसाइल इत्यादि वो टेस्ट नहीं कर सकेंगे। तो हमारे पास एक उस समय व्यवस्था थी, तो हमने 290 किलोमीटर तक इसका टेस्ट किया था, जबकि वो थी 400 किलोमीटर की। जैसे ही हम MTCR में आए वैसे ही हमने 400 किलोमीटर वाली लॉन्च कर दी, और ऑप सिंदूर में वो 400 किलोमीटर वाली जो थी उसका ही प्रयोग हुआ था। 800 किलोमीटर वाली जैसे ही हमारे पास इंटीग्रेट हो जाएगी, और फिर 800 किलोमीटर का जब एयर लॉन्च वर्जन दिया जाएगा, एयर टू ग्राउंड वाली या एयर टू लैंड जिसको बोलते हैं ALCM, जैसे ही वो हमारे पास आ जाएगी तो आप ये समझिए पाकिस्तान का कोई भी कोना ब्रह्मोस से अछूता नहीं रहेगा। तब क्या हाल होगा पाकिस्तान का। थोड़ा MTCA के बारे में, MTA के बारे में, मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का जो अप्रूवल दिया गया है, तो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। अभी हम, एक होता है टैक्टिकल एयरक्राफ्ट, एक होता है मीडियम एयरक्राफ्ट, और एक होता है हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। तो हेवी हमारे पास C-17 है, और जो टैक्टिकल है उसके लिए हमारे पास एक वो C-295 है, जो कि टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस मिल के बनाते हैं, बड़ौदा में उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अब हमारे पास 3 कंटेंडर्स हैं। एक तो एयरबस का है, एयरबस का 400M एटलस, ये लगभग 46 टन, कंपेयर करें इसको, 42 टन IL-76 ले जाता था, ये लगभग 46 टन ले जा सकता है। 46 टन के साथ अगर आप कंपेयर करें तो C-17 77 टन ले जाता है। इसके अलावा इसमें दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास, इसमें एम्ब्रायर का C-290M, ये भी ऑफर हो रहा है। A400M है एयरबस का, और जो एम्ब्रायर का C-290M है वो 36 टन की कैपेसिटी का है, और ये दोनों जो है वो जेट इंजन पावर्ड है। और उसके अलावा हमारे पास ट्राइड और टेस्टेड जो C-130J हर्क्यूलिस, जो कि लॉकहीड एंड मार्टिन का है, वो पहले से काम कर रहा है, लेकिन वो जो है वो 25 टन की रेंज में है। तो अब ये देखना है कि भाई इनमें तीनों में से कौन एयरक्राफ्ट भारत की जो रिक्वायरमेंट है उसको सूट करेगा। 18+42 यानी 60 का ऑर्डर है, जिसमें से 18 जो है वो फ्लाई हुए कंडीशन में आएंगे और 42 भारत में बनाए जाएंगे। तो हमारे एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की वो बहुत एक पुरानी दिक्कत चली आ रही थी कि भाई IL-76 और AN-32 दोनों ही रिटायरमेंट एज के करीब आ गए थे, और इनका प्रोक्योरमेंट होगा। आप जानते हैं प्रोक्योरमेंट प्रोसेस किस प्रकार का है। प्रोक्योरमेंट में लगभग 4 से 5 साल लग ही जाएंगे। तब तक जो IL-76 है और AN-32 है उनको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो 6,73,000 करोड़ यानी लगभग $70 बिलियन का जो एक्विजिशन हुआ है, उसको देख के साफ दुश्मनों के होश तो उड़े ही हुए हैं। और इसमें हम बहुत सारे नए आप जानते हैं, जब भी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक होती है तो हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। अब S-400 जो है वो अब अगली आ जाएगी, वो डिप्लॉय हो जाएगी, और 5 और आ जाएंगी S-400। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट कुशा है हमारा, उसको भी ये डिसीजन ले लिया गया है कि वो भी जो हमारा इंटीग्रेटेड जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है, उसमें उसको इंटीग्रेट किया जाएगा और वो सप्लीमेंट करेगा, क्योंकि उसके जो इंटरसेप्टर्स हैं उनकी भी रेंज लगभग उतनी ही है जितनी S-400 की है। जो उनका M3 इंटरसेप्टर है वो 350 to 400 किलोमीटर ही है, M2 250 है और M1 150 है। तो ये पूरी जो लेयर्ड डिफेंस है वो कंप्लीट हो जाएगी। और जिस तरह से आप देखते हैं कि
इजराइल भी डिफेंस नहीं कर पा रहा है, ख़ासतौर से बैलिस्टिक मिसाइल से। तो हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है उसका भी S-400 के साथ में इंटीग्रेशन होके हम बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।